Good morning all of you and welcome back to the next video, that is video number 4 of NPO। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसकी इंक्लूजन्स के बारे में, एंड हमने डिस्कस किया था कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, और हमने डिस्कस किया था कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, इन सब एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड्स और डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस। फंड्स और डोनेशंस रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस आर क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड अकाउंट एंड आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब क्या है इसका मतलब? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो फंड्स और डोनेशंस हम रिसीव करते हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक जर्नल डोनेशंस या फंड्स जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मान लेते हैं, और एक स्पेसिफिक फंड्स या स्पेसिफिक डोनेशंस जिन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होते हैं। किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए आपको फंड मिला है, फॉर एग्जाम्पल टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट कराने के लिए एक एनपीओ को फंड मिला है, ठीक है। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनवाने के लिए फंड मिला है। प्राइज फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फंड मिला है। तो ये फंड उसी स्पेसिफिक पर्पस में काम लाया जा सकता है। इसके अलावा इस फंड से आप ये नहीं कि आपको मिला तो है टूर्नामेंट कराने के लिए फंड और आप उसको खर्च कर रहे हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पूरी करने के लिए, नहीं। स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है वो फंड जो आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप खुद सोचिए कि आप एक एनपीओ हैं और आपको टूर्नामेंट के लिए फंड मिला है, तो वो फंड आप टूर्नामेंट में यूज करेंगे, ठीक है। तो वो टूर्नामेंट में अगर आप यूज करेंगे तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपने इनकम मतलब आपकी रेवेन्यू इनकम नहीं है कि आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दो। वो टूर्नामेंट फंड जो आपको मिला है वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। जब तक टूर्नामेंट नहीं हो जाता आपको वो फंड उसमें ही यूज करना है। जिसने वो फंड दिया है वो टूर्नामेंट करवाने के पर्पस से ही दिया है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि वो सेपरेट फंड अकाउंट में, जैसे टूर्नामेंट के लिए है तो टूर्नामेंट फंड अकाउंट, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड के नाम से वो शो कहां पर होगा? लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट की। क्यों लायबिलिटी साइड पे होगा? क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। आपके पास किसी का पैसा रखा हुआ है जिसने वो टूर्नामेंट कराने के लिए दिया है, ठीक है। उसने आपको दान कर दिया, डोनेशन दे दी, पर उसने ये नहीं बोला कि आप उस फंड को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च करो। तो उसने बोला है कि ये फंड मैं टूर्नामेंट कराने के लिए दे रहा हूं। अगर आपको कोई भंडारा कराने के लिए फंड मिलता है तो अब ये तो ना कि आप उस फंड से मूवी देख के आ जाओ एनपीओ के मेंबर्स, चलो ये तो पर्सनल यूज हो गया, या फिर आप उससे स्टेशनरी खरीद लो, नहीं। अगर भंडारा कराने के लिए मिला है तो भंडारा ही करवाना पड़ेगा उस फंड से, ठीक है। तो ये लायबिलिटी होती है हमारे लिए, इसलिए हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे उसको शो करते हैं। जैसे टूर्नामेंट के लिए है तो टूर्नामेंट फंड। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब इसको ट्रीट कैसे करा जाएगा, इसको हमारे अकाउंट्स में शो कैसे करा जाएगा, उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और उनसे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ट्रीट करते हैं हम स्पेसिफिक फंड्स को अपनी एनपीओ की अकाउंटिंग में। अब आप एग्जांपल 1 देखिए। टूर्नामेंट फंड आपको मिला 2,50,000 का, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए, आपके फंड आ गया आपके पास 2,50,000। आपको बहुत सारे लोगों ने टूर्नामेंट कराने के लिए फंड दे दिया, स्पेसिफिक फंड है ये, तो ये लायबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट की। आपके टूर्नामेंट के खर्चे कितने हुए? 50,000। टूर्नामेंट के कितने खर्चे हुए? 50,000, ठीक है। और रिसिप्ट्स आई टूर्नामेंट की। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो टूर्नामेंट की रिसिप्ट्स आई हैं वो किस तरीके से आई हैं कि आपने टिकट्स बेची टूर्नामेंट की तो आपको 60,000 रुपए कमाई हो गई इससे, ठीक है। आपके पास रिसिप्ट्स आ गई। तो ये तो था आपके पास फंड, ये हुए आपके खर्चे और ये हुई आपकी रिसिप्ट्स। तो अब देखते हैं कि इनको हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे। मैंने बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पेसिफिक फंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहां होगा? सारा काम बैलेंस शीट में होगा। और मैं आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखाऊंगा यहां पर, क्योंकि बैलेंस शीट की मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। यहां पर मैं आपको एक टुकड़ा, एक्सट्रैक्ट दिखाऊंगा बैलेंस शीट का, ठीक है। टुकड़े को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो हम इसको किस साइड पे ट्रीट करेंगे और कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। चलिए देखिए, टूर्नामेंट फंड आपको मिलता है 2.5 लाख का, 2,50,000 का। तो मैंने बताया ये फंड आपके लिए लायबिलिटी है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, उसमें यूज होगा। तो हम अभी अंदर ही लिखेंगे 2,50,000 टूर्नामेंट फंड। अब हमने देखा रिसिप्ट्स हुई टूर्नामेंट की। मैंने बोला जो फंड जो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी
ये फंड कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस भी कहां होंगी? बैलेंस शीट में। तो टूर्नामेंट फंड आपके पास पड़ा था इतना जो आया। अब रिसिप्ट्स हुई टूर्नामेंट से, यहां पे ऐड कर दो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, स्पेस थोड़ी सी कम है उसके लिए सॉरी, बट रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 60,000। तो 60,000 की आपको रिसिप्ट्स हुई। 2.5 लाख फंड पड़ा था, 60,000 की आपने रिसिप्ट कर ली। अब आपके क्या हुए? खर्चे हुए टूर्नामेंट के। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हुए? 50,000 के। तो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। आप पूरा लिखेंगे या रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट भी पूरा लिखेंगे? स्पेस की वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हुए आपके? 50,000 के। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने माइनस करा है यहां पे, तो यहां ब्रैकेट आएगा। अब जो पैसा बचा 2,50,000 में से ये 60 प्लस कर लो तो 310 में से 50 माइनस कर लो तो कितना हुआ? 2,60,000। आप ये अमाउंट शो करेंगे बाहर। ट्रीटमेंट कैसे हुआ? टूर्नामेंट फंड जो है वो एक स्पेसिफिक फंड है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी साइड में शो करा। अगर उससे जुड़ी कोई भी आइटम है तो वो बैलेंस शीट में ट्रीट होगी। तो अगर ये फंड मेरे पास पॉजिटिवली पड़ा है तो इसके रिसिप्ट्स भी मेरे लिए फायदा है, तो यहां आके ऐड होगा। जो इससे कमाया है वो भी इस फंड में ऐड हो जाएगा, और जो खर्चा हुआ है वो इस फंड में से खत्म कर देंगे। तो ये मेरे पास फंड बचा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है टूर्नामेंट फंड या किसी भी स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल 2 में एक डिफरेंट चीज दिखाता हूं, जो मैंने बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट नहीं हो पाएगा कभी भी स्पेसिफिक फंड, बट किस केस में होता है वो है एग्जांपल 2। अब आप देखिए एग्जांपल 2 में हम एक ही बारी में इसको रीड करेंगे और वैल्यूज को डायरेक्टली जाके पुट करेंगे। एग्जांपल 2 में बता रहा है टूर्नामेंट फंड आता है आपके पास 2 लाख का। ठीक है, अब 2 लाख का टूर्नामेंट फंड है और टूर्नामेंट में खर्चे कितने हो जाते हैं? 3 लाख के। ठीक है, तो टूर्नामेंट फंड है 2 लाख, टूर्नामेंट के खर्चे कितने हो गए? 3 लाख, और रिसिप्ट्स कितनी आई टूर्नामेंट से? 70,000। तो अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान से देखना। अगर ये पॉइंट आ जाता है तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में सिंपल लग रहा है, ऊपर की तरह सेम लग रहा है, बट नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं बैलेंस शीट में किस तरीके से करेंगे। अब आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? टूर्नामेंट फंड। कितना दिया हुआ था? 2 लाख। ठीक है, प्लस आपको रिसिप्ट्स दी हुई थी टूर्नामेंट से। ठीक है, रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट आप पूरा लिखेंगे। कितनी दी हुई थी? 70,000। तो टूर्नामेंट फंड मेरे पास इतना पड़ा था एग्जांपल 2 में, और मतलब इतना आया मेरे पास टूर्नामेंट का फंड, और उसमें से मेरी रिसिप्ट्स कितनी आई, और रिसिप्ट्स कितनी हुई मुझे टूर्नामेंट से? 70,000 की। जो मैंने टूर्नामेंट कराया उसकी टिकट्स वगैरह जो बिकी उससे रिसिप्ट्स हुई मुझे 70,000 की, माइनस जो टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस वो कितने हो गए हैं? 3 लाख, 3 लाख। तो ये माइनस। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो डिफरेंस पता लगा पिछले एग्जांपल में और इसमें। उसमें आंसर पॉजिटिव बच रहा था, कुछ ना कुछ फंड हमारे पास बच रहा था, लेकिन यहां पर देखो 2,70,000 पॉजिटिव का और 3 लाख नेगेटिव का। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? माइनस का 30,000। तो क्या आप बैलेंस शीट में कभी ऐसे रिकॉर्ड करते हो लायबिलिटी माइनस की 30,000? अब आप लोग सोचेंगे कि सर इसको इस साइड रिकॉर्ड कर दो। बात तो एक ही है, यहां पे माइनस में है तो उसको एसेट मान लो। नहीं, इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब आपको यह सिनेरियो होता दिखे कि आपका जो कोई भी स्पेसिफिक फंड है उसका फंड की वैल्यू लास्ट में नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या मानेंगे? देखिए, आपके पास टूर्नामेंट फंड था 2 लाख रुपए, 70,000 रुपए आपकी हो गई रिसिप्ट्स, तो आपके पास 2,70,000 रुपए खर्च करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन आपके खर्चे आ गए 3 लाख के। खर्चे कितने ज्यादा आ गए? 30,000 से ज्यादा आ गए। तो अब क्या करूं? खर्चे तो चुकाने ही पड़ेंगे। तो आप यहां पर ट्रीटमेंट करना ही मत। आप इसको कट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कटिंग अलाउड नहीं है, आप इसको कट कर सकते हो। उन्होंने दिया ही इसलिए है, तो कुछ बच्चे कट करेंगे या कुछ बच्चे अगर ओरली क्वेश्चन में देख के समझ गए तो रफ वर्क में करेंगे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया बोर्ड में या पेपर में तो इसको आप कट करिए। यहां पर आपको इसको शो ही नहीं करना। नीचे आप एक नोट दोगे और वो नोट क्या होगा? वो नोट ये होगा, देखिए, ये देखिए, सिंस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3 लाख आर मोर देन टूर्नामेंट फंड्स एंड रिसिप्ट्स। फंड्स एंड रिसिप्ट्स कितनी है? 2,70,000, 2,70,000। सो देयरफॉर द एक्सेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितने एक्सेस में आ रहे हैं एक्सपेंसेस? 270 मेरे पास पड़ा है पैसा देने को, 3 लाख खर्चे आ गए, तो 30,000 ज्यादा आ गए ना खर्चे। सो द एक्सेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000 के जो हैं विल बी चार्ज फ्रॉम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो कभी भी स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट होता नहीं है, ठीक है, जर्नल फंड्स का ट्रीटमेंट होता है, तो अब क्यों हो रहा है? रीजन मैं बता देता हूं आपको। आपने टूर्नामेंट कराया, आपके पास इतने पैसे थे, खर्चा आ गया इतना, तो क्या सामने वाला बंदा 30,000 रुपए आपसे नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। आप क्या कहोगे कि मेरे फंड में इतना पैसा नहीं है, तो मैं ये टूर्नामेंट फंड में इतना पैसा नहीं है तो मैं नहीं दे सकता एक्सपेंसेस? वो ऐसा मानेगा ही नहीं। वो आपसे सिंपल बोलेगा आपने टूर्नामेंट कराया है, मेरे खर्चे हुए हैं, मुझे वो खर्चे रिइंबर्स करके दो। तो आप कहोगे ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरा लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? 270 ही पड़ा था और 3 लाख खर्च कर दिया, तो 30,000 मेरे को टूर्नामेंट में लॉस हो गया। अब अगर ये लॉस हुआ है तो लॉस और एक्सपेंसेस एक ही बात होता है। बताया था ना, लॉस और एक्सपेंसेस एक ही बात होता है। एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, घाटा हुआ है ना इन टोटल। तो 30,000 रुपए अगर कोई लॉस होता है और आपके पास फंड में पैसा नहीं है, तो आप इस लॉस को, इस एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो डेबिट साइड में लिख दोगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000। रिपीट कर देता हूं, आपको 30,000 का लॉस हुआ है, आपके पास फंड में पैसा नहीं है, तो ये सब कैलकुलेशन यहां से हटाओ, ये वाला नोट दो, और 30,000 रुपीज जो है वो टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 30,000 लिख दोगे आप, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनेगा तो यहां पे एक्सपेंस बनते हैं और इस एक्सपेंस में आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख दोगे 30,000 के, ठीक है। इस तरीके से मैंने रफली करके दिखाया आपको। एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स अमाउंट, ये वाला फॉर्मेट होता है, तो उसमें आप इस तरीके से शो कर दोगे। तो ये बात ध्यान रखना, कहीं आप यहां गलती कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट है दिखाना और ये भी नोट भी इंपॉर्टेंट है। ये आप ना दिखाओ चलेगा, ना दिखाओ क्या, दिखाना ही नहीं है, क्योंकि माइनस वैल्यू आप कभी नहीं दिखा सकते ऐसे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट की बजाय ऐसे केस में आप ये दोनों ट्रीटमेंट करेंगे, नोट भी देंगे और यहां पर मेंशन भी करेंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और इसी के साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम खत्म करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर क्वेश्चंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान से समझना। ये 3 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, कोई 4th टाइप का क्वेश्चन नहीं होता। तो ये तीनों अच्छे से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई थी, उसका अभी तक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया है? 10 लाख, ठीक है। तो ये है बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर, 10 लाख हो चुका है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड। अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। फॉर से अभी मान लो कि अभी बिल्डिंग आधी बनी है या 60% बनी है, ठीक है। तो अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। बिल्डिंग फंड एज ऑन 31 मार्च, डेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। बिल्डिंग फंड एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 12 लाख। 31 मार्च 2019 को आपके पास बिल्डिंग फंड पड़ा है कितना? 12 लाख रुपए का पड़ा है ये आपके पास, ठीक है। तो ये तो हुआ जो आपके पास ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है 31 मार्च 2019 को। अब डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग के लिए रिसीव हो रही है, स्पेसिफिक डोनेशन है। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ऑन 1 अगस्त 2019। तो अब ध्यान से देखो, ईयर चेंज हो रहा है। ये वाला 31 मार्च 19 वाला ईयर कौन सा है? 1819, तभी तो 19 पे एंड हो रहा है। और ये कौन सा है? 1 अगस्त 2019 किस में आता है? 1920 में, ठीक है। तो आपका ईयर कौन सा है? 1920। तो डोनेशन रिसीव करी है आपने बिल्डिंग के लिए 1 अगस्त 2019 को 13 लाख की। 13 लाख की आपको बिल्डिंग का डोनेशन मिला है कि आप बिल्डिंग बनाओ, उसके लिए। और बता रखा है कि कैपिटल फंड, जो कैपिटल होती है एनपीओ की, मैंने बोला ना कैपिटल की जगह कैपिटल फंड बोलते हैं उसको, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था। कैपिटल फंड जो है हमारे एनपीओ का, वो 31 मार्च 2019 को कितना था? 31 मार्च 2019, पिछले साल कितना था? 30 लाख रुपीस। तो ये सारा डेटा यूज करके, अब आपको बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर अभी मैं इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं और आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारा डेटा यूज करके हम एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं बैलेंस शीट का, मतलब टुकड़ा बनाते हैं, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट तो बन नहीं सकती, एसेट साइड कुछ दी नहीं है अभी ज्यादा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको आता है वो सॉल्व करके खुद देखो, बाकी मेरे साथ इसको स्टार्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको यह देखना है, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा ना
ये वाले टाइप में अगर आएगा इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले देखो आपके पास पुराना कैपिटल पड़ा है। एक एनपीओ की जो पुरानी कैपिटल होती है, नॉर्मली जैसे हम पहले फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल लिखते थे सबसे पहले, तो पुरानी कैपिटल कितनी पड़ी है 30 लाख। तो अभी बाहर नहीं लिख रहा, अंदर क्यों लिख रहा हूं बताता हूं। 30 लाख आपने कैपिटल फंड लिख दिया। नई वाली बैलेंस शीट है तो पुरानी कैपिटल तो डालोगे ही कि पुरानी कैपिटल जी इतनी बची हुई थी, तो पुरानी कैपिटल दिखानी तो पड़ेगी। तो 30 लाख ये वाला पार्ट तो खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सारी बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग का जो फंड पड़ा था मेरे पास, बिल्डिंग का जो फंड मेरे पास पुराना पड़ा था वो कितना पड़ा था 12 लाख। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग फंड 12 लाख पड़ा था, ये डाल दिया हमने 12 लाख यहां पर। ठीक है, और जो मैंने बिल्डिंग की डोनेशन इस साल रिसीव करी है, जो बिल्डिंग की फंड्स, बिल्डिंग डोनेशंस जो इस साल करी हैं वो कितनी है 13 लाख। ये मैंने इस साल रिसीव करा है, तो ये भी ऐड कर दिया पुराने फंड में। पुराना इतना पड़ा था, नया इतना और मिल गया इस साल। और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग की इस साल 10 लाख रुपए। तो अब ये एक्सपेंडिचर हुआ है तो ये तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो पैसा गया, माइनस साइन है इसलिए माइनस। ठीक है, अब आती है मेन समझने की बात। ये तो सब पुट कर देंगे। अब देखो 12 लाख का फंड पड़ा था, 13 लाख रुपए और आ गया, कितना हुआ 25 लाख। उसमें से 10 लाख रुपए इस साल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई तो चला गया, तो कितना बचा 15 लाख रुपीस आपके पास बच गया फंड का। ठीक है, अब आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है कि सर यहां तो कैपिटल फंड पुराना, आपने कहा कि पुरानी कैपिटल तो नई बैलेंस शीट में शो करेंगे कि जो कैपिटल ऑलरेडी चलती आ रही है तो वो दिखा दी, बिल्डिंग फंड पुराना पड़ा था वो दिखा दिया, डोनेशन जो इस बार बिल्डिंग के लिए मिली वो इसमें जोड़ दी, और जो इस साल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हुई वो माइनस कर दी, तो क्वेश्चन ओवर। बट नहीं, समझो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हुई है 10 लाख रुपए की, तो क्या ये वो वाला खर्चा है जो मैं आपको बता रहा था एक एग्जांपल में कि एसी खरीदा या एसी का बिजली का बिल दिया, एक ही बात है। एसी खरीदना एक्सपेंडिचर है और एसी का बिल पे करना एक्सपेंस है। छोटे खर्चे एसेट क्रिएट नहीं करते, बिजली का बिल पे करना एसेट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एसी खरीदोगे तो एसेट तो क्रिएट होता है। तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से क्या आपको 10 लाख रुपए की बिल्डिंग तैयार नहीं मिली होगी? बिल्कुल मिली होगी। तो क्या ये आपके एसेट में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वजह की मतलब इसके अलावा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या कुछ भी यूज कर सकते हो कि बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी वर्ड यूज करके यहां पे आप बोलोगे कि 10 लाख रुपए की तो बिल्डिंग मेरी रेडी हो गई है। ठीक है, माना ये 10 लाख रुपए खर्चा है, पर कैसा खर्चा है? जो एसेट क्रिएट कर रहा है। 10 लाख की बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यहां थोड़ी राइटिंग अजीब हो गई है पर एक कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 लाख रुपीस की हुई है। अब आप एक छोटी सी बात पे जरा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए दिमाग पे कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10 लाख रुपए की हुई है, क्या ये मेरी कैपिटल नहीं बढ़ाएगी? जो मेरा एनपीओ है उसमें 10 लाख रुपए की बिल्डिंग जुड़ गई है, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग का एसेट और क्रिएट हो गया है, तो क्या ये मेरी कैपिटल नहीं बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाएगी। तो इसीलिए मैंने ये स्पेस छोड़ा था कि यहां पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नाम से 10 लाख रुपीस का और डालेंगे। ठीक है, प्रोसेस समझा देता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल फंड ऑलरेडी पड़ा था 30 लाख रुपीस पुराना, तो वो तो डालना है कि ये तो कैपिटल चलती आ रही है, इसको अभी भूल जाओ। बिल्डिंग फंड पड़ा था 12 लाख का पुराना, नया और मिला 13 लाख, बन गया 25 लाख। इस 25 लाख जो मेरे पास पड़ा था, इसमें से इस साल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करा ली 10 लाख रुपए की, तो ये फंड बचा मेरे पास 15 लाख का। अब ये 10 लाख की जो कंस्ट्रक्शन कराई है, ये कंस्ट्रक्शन मेरा एसेट क्रिएट नहीं कर रही 10 लाख का, बिल्डिंग खड़ी नहीं हो गई मेरी 10 लाख रुपए की। यस, और अगर एक एनपीओ के पास बिल्डिंग खड़ी हुई है तो क्या उसकी कैपिटल नहीं बढ़ी? क्या उसके पास पूंजी नहीं बढ़ी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं? तो 10 लाख रुपए कैपिटल फंड में भी जाके जुड़ेंगे। ठीक है, इसे बैलेंसिंग कहते हैं, दोनों साइड पे करना। तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई इस साल? 40 लाख। अब कोई ये मत कहना कि दोनों साइड मैच तो नहीं कर रही, मैंने पहले ही बोला ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का टुकड़ा, और आइटम्स अभी नहीं आई हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन होता तो बैलेंस शीट मैच करती। तो ये था एग्जाम्पल 3। नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को एंड तक देखना, शुरू में इसी एग्जाम्पल से शुरू करके देखना बेशक, पर इसको देखना अच्छे से, समझना मैंने क्या बोला है, और फिर इसे खुद से प्रैक्टिस करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी एनपीओ की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप वहां से पहले पुरानी वीडियोस देखिए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.